सभी चिकित्सकगणों को नमस्कार। मैं अखिलेश नारायण सिंह, नारायण हर्बल स्पेशलिस्ट का डायरेक्टर, आप सभी के समक्ष आज NH कार्डियो मेडिसिन है हमारी, D3 बेस है ये, और ये नारायण हर्बल इलेक्ट्रो होम्योपैथी मेडिसिन का 8वां नंबर बेस है। इसके द्वारा आज हम समझेंगे कि हम ब्लड प्रेशर, आप सभी को मालूम होगा बीपी, ब्लड प्रेशर, आजकल के दौर में लाइफ स्टाइल की वजह से, लाइफ स्टाइल में हम मतलब जैसा आजकल लाइफ स्टाइल गुजारते हैं उसकी वजह से आमतौर पर एक कंडीशन होता है जो सभी को लगभग परेशान करता है, जिसे हम ब्लड प्रेशर के नाम से जानते हैं। ब्लड प्रेशर लो भी होता है और हाई भी होता है, ये दो कंडीशन का होता है। और ये कंडीशन जब उत्पन्न होती है तो इसमें दो कंडीशन होती है। जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं और ब्लड प्रेशर चेक कराते हैं तो वो जनरली दो वैल्यू बोलता है। दो वैल्यू क्या क्या बोलता है वो दो वैल्यू जो होता है ब्लड प्रेशर के अंदर बोलता है 120 और 80 mmHg। mmHg क्यों लिखा जाता है? mm मिलीमीटर होता है और Hg पारा का सिंबल होता है जिसके द्वारा हम इसको नापते हैं। तो ये जो दो प्रकार का जो रिकॉर्ड, दो प्रेशर जो रिकॉर्ड हमको मिलता है, जब भी ब्लड प्रेशर को नापते हैं तो इसमें से जो 120 होता है प्रेशर, और उसको हम लोग सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं, और जो 80 mmHg का प्रेशर होता है उसको हम लोग डायस्टोलिक के नाम से जानते हैं। इन दोनों प्रेशर में 40 mmHg का जो प्रेशर का अंतर जो आता है, ये जो पल्स ये होता है, ये पल्स के वजह से होता है। सॉरी 8 लिखा हुआ है, बताना चाहिए था पहले, कोई बात नहीं है, 80। तो ये जो पल्स होता है ये मतलब इसका पल्स होता है। इन दोनों के बीच में जो गैप आ रहा है 40 का, ये होता है पल्स का प्रेशर होता है, ये पल्स का, जो कि होना चाहिए, नहीं होगा तो गड़बड़ है, ठीक है। तो इसका अंतर होता है, इस मतलब इसको हम लोग पल्स प्रेशर कहते हैं जो 40 होता है। तो कैसे आता है ये, और इनका हमारे बॉडी पर क्या इफेक्ट पड़ता है, और इससे हार्ट से रिलेशन, मतलब हम लोग इसको हार्ट से रिलेशन होता है। ऐसे अगर कहा जाए तो ह्यूमन बॉडी के अंदर चार चैम्बर होता है, राइट साइड और ये लेफ्ट साइड, ठीक है। इसमें जो ये सामने का पार्ट होता है और ये पीछे का पार्ट होता है। ये सामने का भाग होता है, ये कौन सा, ये वाला भाग जो होता है ये सामने का होता है। और ये पीछे का पार्ट है, पीछे का पार्ट है ये, और ये सामने का पार्ट है, ठीक है। तो ये चार चैम्बर में बटा होता है। इसमें हम लोग लिखते हैं राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। ऐसे
इसके बीच बीच में चैम्बर रहता है ये इस तरीके से। मैं ऐसे ही समझाने के लिए बनाया हूँ, ऐसा नहीं होता है, ऐसा मत बनाइएगा आप लोग। मैं समझाने के लिए खाली इसको बनाया हूँ, ड्रॉ किया हूँ। ठीक है, तो दो चैम्बर होता है, एक राइट साइड होता है और दो लेफ्ट साइड में होता है। सामने के जो चैम्बर होता है उसको एरिकल कहते हैं और जो पीछे का चैम्बर होता है उसको वेंट्रिकल कहते हैं। उसी तरीके से अगर राइट साइड में हम लोग जो दो चैम्बर हैं उसका एक जो ये वाला पोर्शन हुआ ये राइट एट्रिकल हुआ और उसका एक नीचे वाला पार्ट हुआ जो पीछे का पार्ट, इसको हम लोग राइट वेंट्रिकल कहते हैं। और ये लेफ्ट होता है, लेफ्ट सामने से ये लेफ्ट का हुआ पोर्शन और ये पीछे से लेफ्ट का पोर्शन हुआ। तो एक एरिकल हुआ और एक वेंट्रिकल हुआ। तो ये दो कंडीशन मतलब दो मतलब चैम्बर के मतलब चार चैम्बर के अलग अलग जो नाम होते हैं वो मैंने बताया अभी। तो वेंट्रिकल जो होता है ये बाहर मतलब जो मेन क्या होता है इसके अंदर चार जो चैम्बर होते हैं हम मतलब हमारी जो इसमें सबसे बोलना चाहिए हम लोग जो बात करते हैं तो लेफ्ट एट्रिकल में ब्लड आएगा कहाँ से, लंग्स से आएगा। तो लेफ्ट साइड से घुसेगा और ये माइट्रल स्टेनोसिस हुआ मतलब वाल्व हुआ, इस वाल्व से घुस करके ये जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट साइड के वेंट्रिकल में ब्लड आएगा और फिर लेफ्ट साइड के वेंट्रिकल से ये बाहर निकलेगा और पूरी बॉडी को डिस्ट्रीब्यूट होता है। और जो इसको हम लोग इससे डिस्ट्रीब्यूट के जो प्रेशर को हम नापते हैं तो उस प्रेशर को हम लोग कहते हैं ब्लड प्रेशर। ठीक है, तो होता क्या है इसमें कि ब्लड जो लेफ्ट वेंट्रिकल से यहाँ से जब बाहर बॉडी में निकलता है तो इसका जो वॉल होता है वो थिक होता है, इसलिए इसमें जो प्रेशर होता है वो भी ज्यादा जनरेट होता है। और राइट साइड में पूरी बॉडी से ये ब्लड जो आता है, पूरी बॉडी के अंदर से जो ब्लड आता है वो राइट एट्रिकल से होते हुए राइट वेंट्रिकल में ब्लड निकलकर चला जाता है। कहाँ चला जाता है, लंग्स में। इस तरीके से हार्ट से होकर के जो ब्लड होता है वो पूरी बॉडी में सर्कुलेशन होता है, तो सर्कुलेशन को मेंटेन किया जाता है। लेकिन जो राइट साइड का जो वेंट्रिकल होता है वो ब्लड मतलब क्या होता है, जो राइट साइड का जो वेंट्रिकल होता है उसकी जो वॉल होती है वो थिन होती है, इसलिए उसमें ज्यादा जनरेट नहीं होता है। और वैसे भी लॉजिकल है कि जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उसमें जो मतलब ब्लड होता है वो निकलेगा तब जाकर के उसके अंदर जो ब्लड की जो सप्लाई होती है, इसलिए ये मानी जाती है कि इसमें जो प्रेशर होना चाहिए तब तक इसमें प्रेशर ज्यादा नहीं होगा जब तक बॉडी जो ब्लड है वो पूरे बॉडी के अंदर इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाएगा। तो जो भी प्रेशर होगा उसको जब हम मेजर करेंगे तो दैट इज ए प्रेशर ऑफ ब्लड कपिंग आउट फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये तो बात होता है कि जो प्रेशर की बात हुई, तो कौन सा प्रेशर हार्ट के किस साइड से जनरेट होता है, रिलेशन रखता है, इसका पता कैसे लगाएं। अब ब्लड प्रेशर के डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो ब्लड जो होता है वो लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड बाहर निकलता है, वो ब्लड वेजल में आएगा और जिन वेजल में ये आता है उन वेजल को आर्टरीज कहा जाता है। मैं एक एक्सप्लेन करना चाहूंगा थोड़ा सा, इसको मैं मिटा दे रहा हूं भाई। इससे अच्छा तो कपड़ा था। इसको मैं बताना चाहूंगा
हार्ट हुआ ये, आर्टरीज हुई, आर्टरीज के बाद कैपिलरीज हुई, आर्ट्रियोल्स होता है, स्पेलिंग आर्ट्रियोल्स, और ये वेन्ट्रियोल्स, उसके बाद वेन, उसके बाद हार्ट से ब्लड प्रेशर कितना जनरेट होता है, यहाँ लिखना उचित नहीं है, यहाँ ये लिखा हुआ है, ये दो वैल्यू लिखी हुई है ब्लड प्रेशर की, नॉर्मल ब्लड प्रेशर की वैल्यू लिखी हुई है। हार्ट से जब एक बार कपिंग करता है और कपिंग करके ब्लड को पंप करता है पूरी बॉडी के अंदर जाने के लिए, तो ये जो प्रेशर होता है ये 120 होता है। ये 20 जब निकल के जाता है तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाता है, मतलब हार्ट से निकला, हार्ट से निकल करके कहाँ गया, आर्टरीज में, आर्टरीज में गया, आर्टरीज में से फिर ये नीचे जाकर के ये आर्ट्रियोलिज में गया, ये यहाँ जब पहुंचेगा तो प्रेशर जो होगा वो इतना होगा, और जब ये यहाँ से भी पंप करके जब ये नीचे जाएगा कैपिलरीज में, तो यहाँ पे होना चाहिए 15 mmHg, सॉरी 15 से लेकर के 30 mmHg, और यहाँ जब आएगा वो प्रेशर तो वो चेंज हो जाता है। तो आइए इसी चीज को मैं समझाना चाहूंगा, थोड़ा सा पहले समझते हैं इस चीज को ताकि आप लोगों को आसान हो। तो इसका पता लगा सकते हैं हम, ब्लड प्रेशर जो होता है वो यहाँ से निकला ब्लड वेजल के माध्यम से और निकल करके गया किसमें, आर्टरीज में। आर्टरीज में जो आर्टरीज होती है वो मेन वेजल होती है ब्लड को ट्रांसम्यूट करने वाली, सर्कुलेट करने वाली। तो यहाँ से जब ब्लड निकला तो 120 की स्पीड से निकला और 120 की स्पीड से जाकर के वो आर्टरीज में गया। आर्टरीज में जाने के बाद उसका जो स्पीड था वो घट करके हो गया 60, और फिर 60 वहां से निकला जब ये ब्रांचेस में गया। वो ब्रांचेस कौन सी, वो ब्रांचेस हुई आपकी आर्टियोलिस। तो जब आर्टियोल्स में जब ये गया, आर्टियोल्स में जाने के बाद इसका जो प्रेशर हुआ वो 60 mmHg प्रेशर हुआ। अब यहाँ से जब ये फिर टूटता है तो फिर ये जब जाता है तो ये जाता है कैपिलरीज में। कैपिलरीज में आप ये कह सकते हैं कि कैपिलरीज में जो ये सिस्टम हुआ वो प्योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड वहां पहुंचा और कैपिलरीज के माध्यम से ये बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स को मिला।
तो इसको ये कहेंगे कि आर्टियोलिस में से जो ब्लड होता है वो फाइन ब्लड होता है, और ये ब्रांचेस आर्टरीज के की ब्रांचेस होती हैं, और ये जो आर्ट्रियोल्स जो होता है ये डिवाइड करती हैं कैपलरीज में। और तब आप ये कह सकते हैं कि ये प्योर सिस्टम में जब से ये फाइन ब्लड वेजल्स जो हैं उसमें जो सबसे महीन होता है ना वो होता है कैपलरीज। कैपलरीज से ब्लड कलेक्ट होगा, और कलेक्ट होने के बाद जिन वेजल्स में ये ब्लड जाएगा या कलेक्ट होगा उनको मतलब जब ये जाएगा वेन्यूल्स में, तो मतलब कैपलरीज में जाएगा, कैपलरीज से पूरी बॉडी के ऑर्गन्स में जाएगा, ऑर्गन्स में जाएगा, और वहां ऑर्गन्स में जाने के बाद वो वहां से जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के, क्योंकि यहाँ टूटेगा, तो यहाँ टूटने से क्या होगा, यहाँ टूटने से जब ये 60 आकर के और इसका प्रेशर जब ये टूटेगा और आकर के 15 to 30 हो जाएगा, तो यहाँ से ब्लड का एक पार्ट निकलेगा। 2 पार्ट होता है, क्योंकUSB एक पार्ट तो चला गया ब्लड को, और एक पार्ट जो इसमें से निकला वो हुआ लिम्फ। इसको क्या बोलेंगे इसको यार, लिम्फ निकलता है इसमें से। एक पार्ट ब्लड का टूटा तो ये लिम्फ निकला। अब लिम्फ में से प्योर लिम्फ हो गया, एक ब्लड का पार्ट हो गया और एक पार्ट ब्लड का हो गया इसमें, और एक पार्ट जो हुआ वो लिम्फ का हुआ। और जो लिम्फ जो होता है वो आगे बढ़ करके किसमें चले जाता है, लिम्फ वेजल में। लिम्फ वेजल में चले जाता है। मतलब एक पार्ट जो था यहाँ से ब्लड गया, प्रेशर में निकला 120 के प्रेशर में, यहाँ पहुंचा 60 था, यहाँ पहुंचा उसके ब्रांचेस में 60 था, वहां से फिर जब ये पहुंचा तो ये किसमें पहुंचा, ये बॉडी के अलग अलग ऑर्गन को ब्लड सप्लाई किया। अब ब्लड सप्लाई किया तो एक पार्ट तो ब्लड का हुआ, और दूसरा पार्ट जो हुआ उसमें से ये पार्ट आगे बढ़ करके यहाँ से फिर आगे वेन्ट्रियोलस में गया, और उसके बाद वहां से फिर वेन में गया, और वेन के माध्यम से फिर ये बोलना चाहिए एनाल वगैरह होते हुए राइट एरोटा होते हैं हार्ट में चले जाता है। तो ये ब्लड यहाँ से ऐसे घूम करके ये पहुंचा वापस हार्ट में। तो इस तरीके से ये एक चेन रिएक्शन चलते रहती है, और ये जो कंडीशन होती है ये ब्लड के लिए होती है, ब्लड बीपी के लिए, और ये जो होती है ये लिम्फेटिक चैनल्स का हुआ। ये जो पार्ट हुआ ये लिम्फेटिक चैनल्स का हुआ। ये फिर वापस वेन में चले जाती है लिम्फ, और वापस वो हार्ट को सप्लाई हो जाती है, हार्ट में चले जाती है। जो बचा हुआ पार्ट, एक पार्ट तो ब्लड का हुआ, और जो एक शुद्ध पार्ट था लिम्फ का, क्योंकि लिम्फ भी जरूरी है, लिम्फ अगर ना हो तो प्रॉब्लम है। तो वेन्यूल्स में से क्या हुआ, वेन्यूल्स से में ब्लड कलेक्ट हुआ, वेन्यूल्स में ब्लड कलेक्ट होने के बाद ये मेन वेजल में गया, मेन वेजल में जाने के बाद वापस वेन में गया, और वेन के माध्यम से फिर वापस हार्ट में चला गया। तो अल्टीमेटली जो वेन जो होता है वो अल्टीमेटली क्या किया, कैरी ब्लड किया और बैक किया किसमें, ले जाकर के वापस हार्ट में। तो हम लोग NH नो पाइल्स में इसका वीडियो हम लोग आगे का पढ़ चुके हैं। ये वेन्स, एनाल वेन्स से आप लोग इसको जोड़िएगा, और तब इसको आप लोग बैक में जोड़िएगा तो आप लोग को समझ में आ जाएगा किस चैनल से ये वापस जाती है। तो अभी तक हम लोग बात कर रहे थे दैट इज द लो हाउ टू ब्लड सर्कुलेशन ऑफ द बॉडी इन द ब्लड बॉडी मेंटेन। तो ये जो कैपलरीज होती हैं ये प्रेजेंट किसको करती हैं, बॉडी के ऑर्गन्स को। ये किसको प्रेजेंट करती हैं, बॉडी के ऑर्गन्स को। और ये मेंटेन क्या करती हैं, हमारे ब्लड के सर्कुलेशन को। तो जो ऑर्गन जो होते हैं वो हमारे बॉडी में जितने भी ऑर्गन होते हैं उन ऑर्गन के अंदर बोलना चाहिए, जितने भी ऑर्गन होते हैं उनको ब्लड जो मिलता है वो कैपलरीज के द्वारा ही मिलता है। अगर काम खत्म हो जाएगा तो ब्लड कलेक्ट होना
शुरू हो जाएगा। मतलब ये जो काम एक बार सर्कुलेट हो जाता है तो उसके बाद ब्लड वहां कलेक्ट होने लगता है, और जो ब्लड कलेक्ट होने लगता है तो ब्लड कलेक्ट होने शुरू हो जाएगा और ये वापस चला जाएगा और फिर हमारे वेंस के माध्यम से हार्ट को फिर से ब्लड बाहर निकलेगा। यही नॉर्मल कंडीशन है 120 से 80 mmHg के प्रेशर में। अब यह प्रेशर जो होता है ये इंटरपोलेट करता है 120 और 80 को। तो व्हाट इज इसमें जो 120 का प्रेशर है वो सिस्टोलिक होता है, और ये सिस्टोलिक प्रेशर तब क्रिएट होता है जब हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन होता है, मतलब धक्का मारता है, जब कॉन्ट्रैक्शन होता है और फिर हार्ट जो होता है वो जो ब्लड होता है वो हार्ट से बाहर निकलता है बाय फोर्स। और ये जो होता है ये 80 के प्रेशर 80 का प्रेशर तब होता है जब वेन हार्ट को जो वेन होता है वो हार्ट के अंदर फील करता रहता है ब्लड को। जो हार्ट ये जो 80 प्रेशर है ये फील करने वाला प्रेशर है, और ये जो 20 है ये बाहर निकालने वाला प्रेशर है। समझ में आ गया होगा कि 120/80 क्यों लिखा गया या क्यों लिखा जाता है। तो हम इसको कहते हैं ये 80 जो प्रेशर होता है ये डायस्टोलिक प्रेशर होता है। डायस्टोलिक इसलिए कहते हैं जब हार्ट में फीलिंग होता है तो ब्लड जो होता है वो हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन में होगा, और ब्लड में जो फोर्स होगा वो उस पर जो फोर्स होता है वो ब्लड बाहर निकालेगा और पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो सिस्टोल का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन। सिस्टोल कंडीशन आई और ब्लड बाहर निकला। मानी हुई बात है कि इतना जो वेजल है और ब्लड हार्ट से बाहर निकलने के लिए कैपलरीज तक आएगा तो धीरे धीरे जो प्रेशर है वो कम होना शुरू करेगा, और आर्टियोलिस तक आते आते इसका जो प्रेशर होता है वो 60 हो जाएगा। ये एक एवरेज वैल्यू है। देयर इज कैन स्लाइट वेरिएशन। आर्टियोलिस के बाद जब ये कैपलरीज में पहुंचेगा तो इसका प्रेशर जो होता है वो 30 लिख दिया है मैंने, गलती है ये, इसको सुधार लेता हूं मैं। ये 15 से 18 होगा सर जी, 30 होगा तो इसकी कंडीशन क्या होगी वो भी मैं अभी आप लोग को बताऊंगा। तो ये 18 हो जाएगा, और 18 होने का मतलब है ये वो प्रेशर है जिसकी वजह से बॉडी के ऑर्गन को ब्लड मिलेगा। अगर 80/22 है तो सिर्फ बॉडी तक ये, क्योंकि 80 का जो प्रेशर जो मिलता है ना इससे ये बॉडी तक पहुंचता है, बॉडी के ऑर्गन तक पहुंचता है, लेकिन ये उसको मिलेगा कैसे? तो मिलने के लिए उसको जो प्रेशर होता है वो तो ये नॉर्मल कंडीशन की बात हुई। अब प्रेशर कम या ज्यादा हो सकता है क्योंकि ब्लड का जो प्रेशर होता है वो 120 और 80 दो प्रेशर होता है, और इसका वैल्यू जो नॉर्मल होता है उसकी जो नॉर्मल हार्ट रेट जो बोलते हैं या हार्ट बीट जो होती है उससे मैं इसको समझाना चाहूंगा थोड़ा सा। मान लेते हैं 72 पर मिनट हम लोग लिखते हैं ना इसको। तो अगर हम लोग बात करें कि नॉर्मल हार्ट बीट जो होती है नॉर्मल हार्ट बीट जो होती है वो कितनी होती है 72 पर मिनट, यही होती है ना सर। 72 पर मिनट हार्ट रेट होती है। इसका मतलब हुआ कि जो हार्ट होता है वो 72 बार काम करेगा 1 मिनट में। इसका मतलब हुआ 1 मिनट में ये 72 बार काम करेगा। तो 1 मिनट में क्या करेगा ये? 1 मिनट में 101 मिनट को हम लोग क्या करते हैं, 2 भाग में बांट देते हैं, मतलब 30 सेकेंड और 30 सेकेंड। तो 30 सेकेंड तक ये पहले 120 में चलेगा और 30 सेकेंड तक वो 80 में चलेगा। ये इसकी कंसेप्ट होती है, ये इसका कंसेप्ट होता है। तो 120 होगा और एक बार जो होगा वो 80 तक होगा। तब हम ये कह सकते हैं कि 72 बार हार्ट जो हुआ उसमें
जो ये दो मतलब जो 72 जो हार्ट बीट हुआ, इसमें क्या होता है, ये रिकॉर्ड जब होता है तो एक 72 बार 120 रिकॉर्ड होगा, और कितने में, 30 सेकंड में 72 टाइम्स आपका 120 होगा, और 30 सेकंड में जो 80 है ये 72 टाइम 80 बार 80 का प्रेशर वहां पे रिकॉर्ड दर्ज होगा। ये 120 मान लीजिए कि किसी का बढ़ करके हाई ब्लड प्रेशर हो जाए, और जनरल लैंग्वेज में हाई ब्लड प्रेशर उसको कहते हैं जिसमें मेडिकल टर्मिनोलॉजी में हाइपरटेंशन कहते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति का 120 से बढ़ करके 140 हो जाए या 160 हो जाए या इससे भी अधिक हो जाए प्रेशर, तो जो जैसे जैसे ये आर्ट्रियोलिस के तरफ बढ़ेगा, मतलब मान लेते हैं किसी कंडीशन में यहाँ बताना चाहूंगा, मान लेते हैं किसी कंडीशन में 120 था, 120 से ये दिखा रहा है 140 हो गया, 160 हो गया, या 180 हो गया, या 200 हो गया, या 220 हो गया, या 260 हो गया। तो ये क्यों दिखा रहा है, इसके पीछे का कारण को भी हमको समझना होगा। तो जब ये 120 दिखा रहा है तो ये अपने आप में नहीं बढ़ता, इसको ये बढ़ाता है। कैसे, मान लेते हैं कि 80 हो गया, 80 था, 40 का ये है पल्स, और इसमें हिसाब किताब से मान लेते हैं ये बढ़ गया 100, या ये बढ़ गया 110। तो जब ये 100 होगा तो यहाँ पे क्या था, 120 था, तो 100 बाई ये क्या हो जाएगा, 140 बाई 100 दिखाएगा। 110 बाई दिखा रहा 110, तो 110 में प्लस 120 चले जाएगा, तो ये हो जाएगा 230। और क्योंकि 110 हो गया है, 80 वाला 30 बढ़ चुका है, तो यहाँ पे आप 110 लिखेंगे। इस तरीके से ये बढ़ता चले जाता है। कहने का मतलब हुआ, मैं इसको मिटा रहा हूं, मान लेते हैं किसी व्यक्ति का जो हार्ट 120 बार धड़क रहा था, वो जो प्रेशर 120 आ रहा था वो मान लेते हैं किसी का 150 आ रहा है। तो 150 क्यों आ रहा है, इस चीज को हम लोग को समझना होगा। इसलिए मान लीजिए किसी व्यक्ति का जो बीपी है वो 150 आ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एरियोल्स के तरफ जो प्रेशर था वो जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, वहां पे भी प्रेशर कैपिलरीज में, जो ये कैपिलरीज जो थी, जो कि ऑर्गन को ब्लड सप्लाई करती, इसका भी प्रेशर अधिक हो जाएगा। मान लेते हैं अगर ये बढ़ा हुआ 150 होगा तो ये 150 से यहाँ पहुंचेगी 80, जो कि 60 होना चाहिए था, बढ़ा हुआ है। या मान लेते हैं 90 होगा, तो उस कंडीशन में यहाँ का भी प्रेशर मान लो 30 होगा, जबकि इसको चाहिए था मैक्सिमम 18 से ये अधिक होने पे वो कैपिलरीज ऑर्गन को ब्लड सप्लाई करना बंद कर देगा। तो ब्लड सप्लाई करना जब बंद कर देगा तो उसके ऊपर प्रेशर हो जाएगा, और उसके ऊपर जब प्रेशर बढ़ेगा तो वो थ्रो कर देगा एक अलग, क्योंकि कैपिलरीज का एक मैकेनिज्म होता है। मान लीजिए कैपिलरीज का प्रेशर अगर 30 हो गया तो कैपिलरीज पर उसका जो इफेक्ट है वो पड़ेगा, और बॉडी के ऊपर जो ऑर्गन के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। तो ये मतलब यहाँ पर क्या होगा कि कैपिलरीज जो है इन कंडीशन में, कैपिलरीज का जो मतलब बहुत गहरा प्रेशर जो होता है वो टॉलरेट नहीं कर सकता। कैपिलरीज के जो
कैपलरीज जो होती है, क्योंकि पतली पतली नसों की गुच्छे होते हैं ये, और ये टॉलरेट नहीं कर सकती, तो इसलिए कैपलरीज के थ्रू एक अलग मैकेनिज्म काम करता है। तो कैपलरीज पर इफेक्ट पड़ेगा और बॉडीज के जो उस ऑर्गन पर भी इफेक्ट पड़ेगा, और यहाँ पर ये जो कैपलरीज होता है थ्रू बॉडी के मतलब ब्लड का जो कुछ फ्लूइड पार्ट होता है वो वहां से बाहर निकल जाता है, और तब वो लिम्फ में कन्वर्ट हो जाता है। और लिम्फ के बनने से एक फायदा होता है। ये फायदा क्या होता है, कैपलरीज का जो 30 का प्रेशर मिल रहा था उसमें थोड़ा सा ब्लड जब बाहर निकल जाता है तो ब्लड का जो वॉल्यूम होता है वो घट जाता है, और जब वॉल्यूम घट जाता है तो प्रेशर अपने आप घट जाता है, और कैपलरीज पर प्रेशर कम हो जाएगा। और इसका मतलब ये होगा कि ब्लड जो वेन्यूल्स में ब्लड आ रहा था उसका जो प्रेशर था वो भी कम हो जाएगा, और हार्ट से कैपलरीज तक जो ब्लड आ रहा था वो भी कम हो जाएगा, और दोनों हिस्सों में बढ़ जाएगा। तो राइट साइड में जो वेन्यूल्स में जो ब्लड आ जाएगा वो ब्लड 2 पार्ट में हो जाएगा, और ये एक पार्ट जो होगा वो लिम्फ में कलेक्ट हो जाएगा। मैंने अभी एक डायग्राम शो किया था यहाँ पे, शायद आप लोग नोट किए होंगे। यहाँ पे जब ब्लड टूट जाएगा तो यहाँ पे लिम्फ में अलग से शो करेगा कि लिम्फ में वो चले जाएगा, लिम्फ में कलेक्ट होता है, और ये लिम्फ वेजल में कलेक्ट होता है, और अपने आप से अपने वेजल में ये अलग होता है, और ये लिम्फ वेजल में कैपलरीज से निकला हुआ जो फ्लूइड होता है ये बोलना चाहिए लिम्फ में ही कलेक्ट, मतलब लिम्फ जो होता है ये लिम्फ वेजल में कलेक्ट होता है, और इसका अपना ही एक अपना वेजल होता है, और ये ब्लड के आर्टरीज और वेंस हैं, और लिम्फ जो हुआ वो लिम्फ वेजल में होगा। मतलब आर्टरीज और वेंस का जो हुआ वो ब्लड वेजल में था, और जो लिम्फ का जो हुआ वो पार्ट जो हुआ वो लिम्फ वेजल में कलेक्ट हो जाएगा। तो वेंस के माध्यम से वो भी लिम्फ वेजल के माध्यम से होते हुए वेंस में जाएगा, और वेंस के माध्यम से फिर वापस हार्ट में चले जाएगा। तो ब्लड और एक फ्लूइड है, और दूसरा जो अल्टरनेट में फ्लूइड है उसको हम लोग लिम्फ मान रहे हैं, लिम्फ कहते हैं। और ये भी कह सकते हैं कि अगर हम बात करें कि लिम्फ अगर ना हो तो इंसान जीवन के लिए सरवाइव करना असंभव है। तो ब्लड के जो सेल्स होते हैं उनको बोलना चाहिए, अगर लिम्फ ना मिले तो वहां पे जो काम करना ब्लड का जो काम होता है वो भी नहीं हो पाएगा। तो आप ये कह सकते हैं कि लिम्फ इज द मीडियम ऑफ कम्युनिकेटेड बिटवीन ब्लड एंड बॉडी सेल्स, मतलब दोनों के बीच में ये जो कम्युनिकेशन का काम करता है। ये जो फ्लूइड, ये जो 2 फ्लूइड की बात हम लोग कर रहे थे मेन सिस्टम में, तो एक साइड का जो सिस्टम होता है वो हमारे बॉडी में एक तरह से अगर हम लोग इस तरीके से अगर बात करें, इस तरीके से बात कर समझाऊं भाई, अगर हम लोग एक आम तौर पे बात करें तो हमारे जो बॉडी में जो ब्लड का जो परसेंटेज होता है वो 5 से 6 लीटर होता है, और ये ब्लड से बाहर निकलेगा, आर्टरीज में आएगा, फिर आर्टरीज से आर्टरीलोस में जाएगा, फिर कैपलरीज में आएगा, और फिर सप्लाई होगा पूरे बॉडी के ऑर्गन को। और जो बोलना चाहिए वेजल जो होता है ब्लड और बॉडी ऑर्गन का, वो ब्लड सप्लाई करेगा, और कैपलरीज से होते हुए एक सॉफ्ट वेजल आसानी से टूट सकती है, इस टाइप का वो कैपलरीज होता है। और इसमें प्रेशर न बढ़ने पाए इसलिए ब्लड का जो कुछ वॉल्यूम होता है वो कैपलरीज से बाहर कर दिया जाता है, और ये फ्लूइड होता है कलरलेस, और ब्लड होता है जो वो रेड कलर में होता है। जो कलरलेस पार्ट होता है ये लिम्फ होता है, ये लिम्फ वेजल में कलेक्ट होता है और वापस वेन के द्वारा वापस हार्ट में पहुंचा दिया जाता है। इसलिए हार्ट का जो प्रेशर होता है वो प्रेशर नहीं पड़ा, क्योंकि जितना ब्लड हार्ट से बाहर निकला था उतना ही ब्लड वापस आ गया।
यह अगर 120 हायर ब्लड प्रेशर है, अगर ये बढ़ेगा तो आर्ट्रियोलिस में इसमें भी प्रेशर बढ़ेगा, 60 से अधिक हो जाएगा। और कैपिलरीज में जो प्रेशर बढ़ेगा, लेकिन कैपिलरीज का जो मैकेनिज्म होता है वो एक अलग होता है, जिसकी वो अपने ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रख सकता है। और वो तरीके से लिम्फ बनाने का जो के द्वारा जो लिम्फ बनेगा, तो जो प्रेशर होगा कैपिलरीज के अंदर का, वो जब ब्लड का वॉल्यूम घटेगा तो प्रेशर भी घटेगा। लेकिन एबनॉर्मल सिचुएशन में कभी कभी ऐसा होता है कि ब्लड प्रेशर जरूरत से ज्यादा बढ़ जाता है। ये हो सकता है 200 हो, 220 हो, 260 हो, विभिन्न कंडीशन होती है। कंडीशन के अनुसार भी मैं समझाऊंगा। तो उस समय कैपिलरीज में जो कैपेबिलिटी जो होती है उसकी, वो खत्म होने लगती है और खत्म हो जाती है। कैपिलरीज उतनी हाई प्रेशर को टॉलरेट नहीं कर सकती, और उसका रिजल्ट ये होता है कि ये कैपिलरीज होते ही है ये फट जाती है और इसमें से कुछ ब्लड बाहर निकल आता है। तो कैपिलरीज का जो ब्रस्ट होता है होने के वजह से, हाई ब्लड प्रेशर की वजह से ये कई बार हेमोरेज में कन्वर्ट हो जाता है। तो वहां पे नस फट जाती है। नस फटने के वजह से जब ये सेरिबेरल स्पाइनल फ्लूइड में जब एक ब्लड कलेक्ट हो जाएगा, तो उस कंडीशन में पैरालिसिस, या ब्रेन में क्लॉट हो जाएगा तो उस हिस्से में पैरालिसिस ये जनरेट कर देता है। इसीलिए मैंने पैरालिसिस के केस में पढ़ाया था कि आपको ब्रेन स्टेम का जो एक फॉर्मूला होता है उसको वहां पे लगाने की जरूरत पड़ती है, ब्रेन स्टेम पे। मैंने इसका नाम भी ब्रेन स्टेम ही रखा है। अब बात करते हैं कि ये तो हुआ 180, ये तो हुआ बात 80 मतलब 120 वाले की। अब बात हम लोग करते हैं कि अगर 80 वाला जो भाग है उसका प्रेशर न बढ़े, ये एक कंडीशन अलग होती है। यदि 80 वाला प्रेशर बढ़ जाए तो 120 वाला जो प्रेशर होता है वो अपने आप 40 बढ़ जाएगा। मतलब अगर ये 80 वाला बढ़ के 120 हो जाए, मान लो किसी कंडीशन में, तो यहाँ पे जब 80 का कंडीशन, जब आपने इसको 100 कर दिया, मान लो 100 कर दिया, मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगा क्योंकि आप लोग इसी में बाउंस करते हो। ये तो समझा दिया, ये भी समझाते रहो। मान लेते हैं किसी का 80 हो रहा है और ये बढ़ करके मान लेते हैं 100 हो गया, बराबर। तो ये जो 100 हो जाएगा, क्योंकि ये 80 था और 80 के प्लस में क्या जा रहा था, 40, तो ये जा रहा था 120। अब ये जब 100 हो गया तो यहाँ पे फिर 40 बढ़ेगा, तो ये हो जाएगा 140, 140 बटा 100। इस तरीके से बीपी बाउंस करता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर दो प्रेशर की बात हुई, 120 बटा 80 mmHg। इसका मतलब ये हुआ कि हाई ब्लड प्रेशर जो हो सकता है वो भी दो प्रकार का हो सकता है। 120 वाला भाग बढ़ जाए और उसके 80 वाला भाग का प्रेशर ना बढ़े, ये एक कंडीशन हुई। और एक कंडीशन होती है यदि 80 वाला प्रेशर बढ़ा है तो 120 वाला प्रेशर भी अपने आप 40 तक बढ़ेगा, क्योंकि दोनों के बीच का जो अंतर होता है उसमें 40 का अंतर होता है। हाई ब्लड प्रेशर के कंडीशन में देखा जाता है कि 120 की वजह से प्रेशर बढ़ता है या 80 की वजह से प्रेशर बढ़ रहा है। ये दोनों डिफरेंट कंडीशन होती है और ये दोनों डिफरेंट कंडीशन को हमको समझना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो प्रॉब्लम होती है। मान लेते हैं 30 सेकंड का तक जो प्रेशर था वो एक जैसा रहा और 30 सेकंड के बाद वो प्रेशर, मान लेते हैं 30 सेकंड तक प्रेशर नहीं बढ़ रहा था। मान लेते हैं कैसे, बता रहा हूँ। मान लेते हैं 120 का था और ये 120 और एक है 80। मान लेते हैं ये वाला बढ़ रहा है पार्ट, तो 120 से ये हो गया, मान लेते हैं 140 हो गया, 160 हो गया, मान लो, हो सकता है। तो जब ये 160 हो जाएगा तो 160 होने की वजह से क्या होगा, ये तो बढ़ा और ये नहीं बढ़ा। तो ये जब बढ़ा तो क्या होगा, ये भी बढ़ना चाहिए था, नहीं बढ़ा। नहीं बढ़ने का कारण क्या हुआ, इसके नहीं बढ़ने का कारण ये हुआ
कि ये जो 30 सेकंड तक बढ़ रहा था, 30 सेकंड तक तो ये 140 गया, लेकिन ये वाला पार्ट 30 सेकंड तक बराबर रहा। तो उस कंडीशन में इस तरीके से बीपी आता है। ठीक है, तो और ये 30-30 सेकंड में अंतर होता है। ये 30 सेकंड तक काम करेगा, फिर ये 30 सेकंड तक काम करेगा। तो ये जब बात होती है, तो ये जब बढ़ा, ये वाला पार्ट बढ़ेगा तो इसको सिस्टोलिक बढ़ना बोलते हैं। ये वाला पार्ट बढ़ा तो ये डायस्टोलिक बढ़ना होता है। डायस्टोलिक ज्यादा खतरनाक होता है। ये जो होता है ना, ये ज्यादा खतरनाक होता है, ये कम खतरनाक होता है। क्यों? क्योंकि इसकी जो रेंज वैल्यू है वो जाती है 300 तक। ये जाती है वैल्यू 300 तक, और ये वैल्यू जाती है अधिकतम 50। तो इस साइड में कम हो रहा है, लो हो रहा है, और इस साइड में हाई हो रहा है। हाई को कम किया जा सकता है, लो को सडन ऑर्गन काम करना बंद करते हैं। तो इनके बीच के रिलेशन को मैंने समझा दिया है। हाई ब्लड प्रेशर में अगर हम लोग बात करते हैं नॉर्मल सिचुएशन में, तो कैसे इसे, मैंने फर्स्ट रिलीफ में अगर हम लोग बात करते हैं तो फर्स्ट रिलीफ में इसको हम थोड़ा सा और विस्तार से मैं इसको समझाना चाहूंगा, आप लोग समझिए। वॉइस स्पीच है, ज्यादा नहीं है। हम लोग कैसे जाने कि एक व्यक्ति है जिसको 5 से 6 लीटर का ब्लड है इंडिविजुअल एक पर्सन में, या इसको हम लोग इस तरीके से कहें, दूसरे तरीके से, कि बॉडी का जो इट्स ए पार्ट 120 पार्ट 1/20 ऑफ बॉडी रेट, हमारे बॉडी का जितना भी वेट होगा उसका 120वां पार्ट जो होगा वो वेट होगा ब्लड का, और ब्लड का जो वॉल्यूम होगा वो अगर 7 लीटर, 8 लीटर, 7.5 लीटर, 9 लीटर इस तरीके से वो बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, तो वहाँ हार्ट को ज्यादा वर्क करना पड़ेगा और ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी। तो उसकी वजह से जब वो ज्यादा ताकत लगाएगा तो वहाँ पे प्रेशर भी ज्यादा लगेगा। तो जब ज्यादा प्रेशर लगेगा तो वो ये वाला पार्ट बढ़ जाएगा, 120 वाला पार्ट बढ़ जाएगा, जहां हार्ट को ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी। ठीक है, अब जहां पे कम ताकत लगानी पड़ेगी, मतलब ये वाला पार्ट हुआ। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं कि ब्लड प्रेशर इज ऑल्सो रिलेटेड टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड। जितना ब्लड का वॉल्यूम, उस पर भी प्रेशर डिपेंड करता है, क्योंकि हार्ट जो होता है वो अपने आप में उतना वॉल्यूम बाहर निकालना ही उसको है। मतलब ये हुआ कि हाई ब्लड प्रेशर में को कम करना है तो ब्लड के वॉल्यूम को घटाना होगा। एचबीपी को कम करना है, कम हो जाएगा। और जो हाई ब्लड प्रेशर की कंडीशन है, अगर मोर यूरिन का फॉर्मेशन, क्योंकि एलोपैथी वाले मोर यूरिन का फॉर्मेशन कराते हैं, और तब उसमें से यूरिन ज्यादा बनेगा तो क्या होगा, जब यूरिन ज्यादा बनेगा तो वहां पे ब्लड का जो वॉल्यूम है वो घटेगा। इसलिए हाई बीपी के कंडीशन में स्पेजरिक जो हम लोग दिया जाता है, उसमें हम लोग ड्यूरेटिक स्पेजरिक का भी यूज कर सकते हैं, है ना। इसकी वजह से यूरिन बनेगा और ब्लड का जो वॉल्यूम है वो घटेगा। जितना अधिक यूरिन बनेगा उतना बॉडी का जो ब्लड था उसका वॉल्यूम घटेगा। और ये टेम्पररी उपाय है, ये परमानेंट उपाय नहीं है। अब नहीं बोलिएगा एलोपैथी में लेसिक्स लगा देते हैं तो बोले ड्यूरेटिक लगा दिए इसलिए बीपी लो हो जाएगा, तो वो एक टेम्पररी उपाय है। इस टेम्पररी उपाय को आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, चाय या कॉफी, क्योंकि यूरिन का जो फंक्शन होता है उसको प्रमोट करने का काम चाय और कॉफी करता है। इसकी वजह से ज्यादा यूरिन बनता है और ब्लड का जो वॉल्यूम होता है वो घट जाता है। ये इसकी एक कंडीशन है कि अगर दूसरे टाइप में हम लोग, दूसरे टाइप का जो एचबीपी होता है वो क्या होता है, लो ब्लड प्रेशर।
इसकी बात करें तो ये 80 से घट करके 60 हो सकता है, 55 हो सकता है, और बहुत ही रेयर केस में 50 भी हो सकता है। आप सब मतलब समझने में दोनों में रेंज में बहुत फर्क होता है। मैंने पहले भी बताया, हाई ब्लड प्रेशर का जो रेंज होता है वो बहुत अधिक तक हो सकता है। लो ब्लड प्रेशर की बात अगर हम करें तो वो उसके पास रेंज घटने के लिए बहुत ही कम दायरा होता है। इसका सबसे ज़्यादा नुकसान तब होता है जब ये अधिक घट जाता है और ये ब्रेन को ऑक्सीजन जो होती है उसको और ग्लूकोज को जो मिलने वाला रेशियो होता है उसमें घटत आती है, तो ब्रेन काम करना बंद कर देता है। और इसलिए लो बीपी में ऑलवेज बोलना चाहिए, लो बीपी जो होता है वो ऑलवेज हार्मफुल टू ऑलवेज मोर हार्मफुल टू कंपेयर टू हाई ब्लड प्रेशर। तो लो ब्लड प्रेशर में क्या होता है, हम लोग ORS दे सकते हैं, शक्कर 1 चम्मच शक्कर 1 चम्मच नमक डाल करके उसमें दे सकते हैं। अगर हम लोग हाई ब्लड प्रेशर की बात करें तो उसमें पोटेशियम क्लोराइड सेंधा नमक देना चाहिए, क्योंकि पोटेशियम क्लोराइड जो होता है वो हमेशा पानी के अमाउंट को घटाता है, पानी के अमाउंट को घटाता है। पोटेशियम KCl जिसको बोलते हैं, या पोटेशियम क्लोराइड या सेंधा नमक बोलते हैं, ठीक है। और NaCl जो होता है वो हमेशा लो बीपी जो होता है उसको बढ़ाने का कार्य करता है। क्यों? क्योंकि सोडियम हमेशा पानी के अमाउंट को बढ़ाता है। ये बात ध्यान में रखने वाली चीज है। आप लोग देखते होंगे कि बोलना चाहिए एलोपैथी वाले हाई बीपी के केस में लोसार्टन पोटेशियम वगैरह खिलाते हैं। पोटेशियम क्यों खिलाते हैं? ताकि उसके जो ब्लड के अंदर पानी की जो मात्रा है वो घटे। लेकिन हाई बीपी में क्या करते हैं, नमक शक्कर का घोल पिलाते हैं। क्यों? ताकि वो सोडियम जो होता है वो हमेशा जो होता है वो पानी के अमाउंट को बढ़ाता है। अगर ब्लड में सोडियम बढ़ेगा तो ब्लड में पानी भी बढ़ेगा और ब्लड का वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा। समझ में आया? अगर ब्लड में पोटेशियम की मात्रा बढ़ेगी तो बॉडी में बॉडी में जो ब्लड है उसके वाटर का जो अमाउंट है वो भी रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा। और रिड्यूस करने से ब्लड का वॉल्यूम भी घटेगा और ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल हो जाएगा। लिम्फ ब्लड प्रेशर कॉन्ट्रैक्शन, मतलब इस चीज को आप लोगों को थोड़ा सा और विस्तार से पढ़ना होगा। अब हम लोग बात करते हैं, अगर हम कार्डियो की बात कर रहे हैं और कार्डियो मेडिसिन है बीपी में, तो हम इसको कैसे देते हैं। अगर किसी व्यक्ति का हाई बीपी है, तो एक मिनट देते हैं कैसे, वो बात मैं थोड़ा सा रुक करके बताऊंगा। एक केस और बताना चाह रहा था। प्रोस्टोमेगली, हाइड्रोनेफ्रोसिस, सिस्टाइटिस, ब्रेडिकार्डिया, ये केसेस खास तौर पे घुमाने वाले होते हैं। अगर किसी व्यक्ति को प्रोस्टोमेगली हो या प्रोस्टाइटिस हो, तो उस कंडीशन में बीपी का फ्लक्चुएशन मिलता है। किस प्रकार का देख लीजिए, 260 चले जाएगा और नीचे वाला जो पार्ट होगा वो भी घट जाएगा, 60 हो जाएगा। ऐसा केस मिल सकता है आपको इसमें और इसमें। ध्यान दीजिएगा इस चीज को। मैं इसको फिर से थोड़ा सा मिटा करके लिख दूं क्या?
प्रोस्टोमेगली, प्रोस्टाइटिस, हाइड्रोनेफ्रोसिस, नेफ्राइटिस, सिस्टाइटिस, और ब्रेडिकार्डिया। ये कंडीशन जब ऐसा आपको बीपी दिखाई दे, इसमें पल्स जो होगा उसका भी रोल प्ले गड़बड़ हो जाता है, 33 m/min तक जाता है। ऐसी अगर अवस्था मिलती है कभी भी बीपी के केस में, इस टाइप की अवस्था, ये अवस्था हुई तो समझ जाना है यहाँ पे होना था 72, बट हो गया है कितना नीचे हो गया, तो ये कंडीशन दर्शाती है ये। बाकी अगर पल्स रेट से अकॉर्डिंग ये जा रहा हो तो ये 4-5 केस में दिखाई दे सकता है। इसलिए कभी भी इस टाइप का अगर ट्रीट कर रहे होंगे तो यहाँ पे चले जाइएगा नो स्टोन में या नो पाइल्स में। नो पाइल्स में दीजिएगा तो मैगिली होगा तो सेकंड दीजिएगा, टिस होगा तो 5 दीजिएगा, हाइड्रोनेफ्रोसिस होगा तो भी 2 दीजिएगा, नेफ्राइटिस होगा तो 5 दीजिएगा, सिस्टाइटिस होगा तो 6 दीजिएगा, ब्रेडिकार्डिया होगा तो 2 दीजिएगा। डायल्यूशंस की बात की मैंने, है ना, मेडिसिन्स आपके सामने हैं। ब्रेडिकार्डिया होगा तो वहाँ पे NH कार्डियो को दीजिएगा सेकेंड डायल्यूशन में, हार्ट को मजबूत करना होता है वहाँ पे। तो मैं इसको मिटा रहा हूँ। ठीक है, अब हम बात कर रहे थे मेडिसिन्स की। हाई बीपी में हम लोग NH कार्डियो को कैसे यूज करें। बीपी है, बीपी के अकॉर्डिंग मैं लिख रहा हूँ इसमें 140/80। ये तो बीपी चेंज नहीं हुआ है। यहाँ पे D4 बनाइएगा, 5 ड्रॉप विथ हाफ कप ऑफ हॉट वाटर। जरूरत अनुसार दे सकते हैं या TDS/QID में दे सकते हैं। अगर किसी का बीपी जा रहा होगा 160/90 इससे रिलेटेड, तो यहाँ पे आपको देना होगा D5 में, और ड्रॉप होगी 5 ड्रॉप, सेम टू सेम कंडीशन। अगर ये बीपी जा रहा होगा 200/100, तो इस कंडीशन में D6 का 2 ड्रॉप के साथ ये 3 से 4 बार देना होगा। अगर किसी व्यक्ति का बीपी जा रहा होगा मान लो 260/110, तो D9 का 1 ड्रॉप विथ जो सेम टू सेम लिखा है उस कंडीशन में देना होगा। अब बात हम लोग कर लेते हैं फिर चेंज करके ब्रेडिकार्डिया से रिलेटेड तरफ जा करके। तो अगर किसी व्यक्ति का बीपी ऐसे दिखा रहा हो 90/60, या दिखा रहा हो बीपी किसी का मान लेते हैं
80, 55, यह दिखा रहा हो बीपी किसी का 80/50, ये बहुत रेयर केस होता है ना, ऐसा कंडीशन दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको मेडिसिन यहाँ देना होगा आपको D2 में 10 ड्रॉप। ऐसी कंडीशन आ जाती है D2 में 20 ड्रॉप। ऐसी कंडीशन आ जाती है D1 में 10, 15 या 20 ड्रॉप विथ, यहाँ पे पानी की मात्रा हो जाएगी 1/4 कप ऑफ हॉट वाटर 4 to 5 टाइम्स। ठीक है, ये कंप्लीट कंडीशंस हैं, इसके अनुसार हम काम करते हैं। और ये क्लास आप सभी को कैसी लगी मुझे बताइएगा ज़रूर। जय श्री राम, जय मैटी जी, जय इलेक्ट्रो होम्योपैथी, जय नारायण हर्बल।